केट और उसका पति जॉन हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि केट को लेबर पेन शुरू हो गया है। उसे स्ट्रेचर पर अंदर ले जाया जाता है जबकि जॉन रजिस्टर पर साइन करने के लिए पीछे रह जाता है। तुरंत ही केट को ब्लीडिंग होने लगती है। जब वह होश में आती है तो खुद को ऑपरेशन थिएटर में पाती है। चारों ओर मेडिकल स्टाफ होता है लेकिन उसका पति वहाँ नहीं होता। पूरी स्थिति उसे अजीब और डरावनी लगती है। तभी नर्स उसे बताती है कि उसका बच्चा मर चुका है। केट को यकीन नहीं होता। तभी जॉन अंदर आता है और ऐसे रिकॉर्डिंग शुरू करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। नर्स उसके हाथ में बच्चा थमा देती है। केट चीखने लगती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह अपने बिस्तर पर होती है। वह उठकर वॉशरूम जाती है और अपने पेट पर पड़े निशान को देखती है। फिर एक टैबलेट खा लेती है। अगले दिन कैट साइकोथेरेपी सेशन में होती है जहाँ डॉक्टर ब्राउनिंग उसे समझाती हैं कि ऐसे डरावने सपने आना नॉर्मल है। ये उस ट्रॉमा का असर है जो उसने अपने बच्चे को खोने के बाद झेला था। केट सोचती है कि क्या उसका सपना उसी बारे में था या फिर इस बारे में कि वो जल्द ही एक बच्चे को गोद लेने वाली है। उसे डर है कि शायद वो इसके लिए तैयार नहीं है। केट अपनी थेरेपिस्ट को बताती है कि उसने शराब खरीदने के बारे में सोचा था, जिस पर डॉक्टर ब्राउनिंग कहती हैं कि सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर में उसने शराब खरीदी नहीं। गोद लेने के फैसले पर डॉक्टर उसे कहती हैं कि आखिर में यही फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। सेशन के बाद केट अपनी बेटी मैक्स को स्कूल से लेने जाती है। मैक्स सुन नहीं सकती इसलिए वो साइन लैंग्वेज से बात करती है। घर जाते वक्त केट गाड़ी चला रही होती है और एक पल के लिए ध्यान हटने पर लगभग एक्सीडेंट कर देती है। बाद में केट पियानो बजा रही होती है और म्यूजिक कंपोज कर रही होती है। तभी कोई आवाज उसे परेशान करती है। वह बाहर जाकर देखती है तो मैक्स दीवार पर बास्केटबॉल मार रही होती है। केट गुस्से में उसे रोकने को कहती है। मैक्स माफी मांग लेती है। तभी जॉन घर आता है अपने बेटे डैनियल के साथ और तीनों बास्केटबॉल खेलते हुए मस्ती करते हैं। रात को केट मैक्स को सुला रही होती है तो मैक्स उससे कहती है कि उसे एक कहानी सुनाओ। वो कहानी उसी बच्चे की होती है जो अब नहीं रहा। मैक्स पूछती है कि क्या उसे अब नई बहन मिलेगी। सोने से पहले केट एक और टैबलेट लेती है। वो बिस्तर पर जाकर जॉन से बात करती है और बताती है कि उसने फैसला कर लिया है। वो अब गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगी। कुछ समय बाद दोनों एक अनाथालय जाते हैं। केट और जॉन अब उस अनाथालय पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं और सिस्टर एबिगेल उनसे मिलने आती है। सिस्टर उन्हें बताती है कि हर बच्चा यहाँ खास है और उन्हें बस सही परिवार की जरूरत है। केट पूछती है कि क्या वो बच्चों से मिल सकती है, जिस पर सिस्टर कहती हैं कि आज बच्चों की आर्ट क्लास चल रही है। केट धीरे धीरे कमरे में जाती है और वहाँ बच्चों की पेंटिंग्स देखती है। तभी उसका ध्यान एक कोने में बैठी एक छोटी लड़की पर जाता है जो बाकी सबसे अलग पेंटिंग बना रही होती है। वो लड़की सफेद फ्रॉक में होती है। उसके बाल सलीके से बंधे हुए और उसकी आंखों में एक अजीब शांति होती है। वो है एस्थर। केट उसकी पेंटिंग देखने के लिए उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है। एस्थर बहुत समझदारी से जवाब देती है और कहती है कि उसे पेंटिंग में अपनी दुनिया बनाना अच्छा लगता है। केट उसकी परिपक्व बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। बाद में वो जॉन से कहती है कि उसे वही बच्ची पसंद आई है। कुछ समय बाद दोनों औपचारिकताएं पूरी करते हैं और एस्थर को गोद ले लेते हैं। जाने से पहले सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती हैं कि एस्थर का अतीत थोड़ा रहस्यमय है। वो रूस की एक अनाथालय से यहाँ लाई गई थी और उसके पहले वाले परिवार के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता। फिर भी केट और जॉन खुश हैं कि अब उनका परिवार पूरा हो जाएगा। घर लौटते वक्त एस्थर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है और मुस्कुराती है जैसे उसे अपने नए घर की खुशी हो या शायद कुछ और। गाड़ी घर के सामने रुकती है। मैक्स बाहर दौड़ कर आती है और अपने नए परिवार के सदस्य को देखकर बहुत खुश होती है। एस्थर मुस्कुराते हुए साइन लैंग्वेज में कहती है, हाय मेरा नाम एस्थर है। केट उसे बताती है कि मैक्स थोड़ी बाहरी है लेकिन वह होंठ पढ़ सकती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। घर के अंदर दादी बारबरा भी होती हैं। वो एस्थर को थोड़ी संदेह भरी नजरों से देखती हैं लेकिन कुछ नहीं कहती। जॉन, डैनियल और मैक्स मिलकर उसे वेलकम करते हैं। रात के खाने के समय सब लोग एस्थर को छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं सिवाय डैनियल के जो थोड़ा जलन महसूस कर रहा होता है। जब एस्थर जॉन को गले लगाकर थैंक यू कहती है तो डैनियल का चेहरा उतर जाता है। बाद में डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में जाता है। वो वहाँ बैठकर कुछ गंदे मैगजीन देखते हैं और एस्थर के बारे में हंसी मजाक करते हैं। उधर एस्थर और मैक्स बर्फ में खेल रही होती है। केट और बारबरा उन्हें खिड़की से देखती है। बारबरा कहती है, मुझे नहीं लगता केट कि तुम फिर से पढ़ाने के लिए तैयार हो। केट चुप हो जाती है। रात को जब तूफान शुरू होता है, केट और जॉन सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। एस्थर और मैक्स दरवाजे पर खड़ी होती है। एस्थर कहती है, क्या हम आज रात आपके साथ सो सकते हैं। दोनों को देखकर जॉन मुस्कुरा देता है। वे दोनों बच्चों को अपने बीच सुला लेते हैं लेकिन एस्थर जानबूझकर जॉन के पास जाकर लेट जाती है। केट असहज महसूस करती है। अगली सुबह सब लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। एस्थर सीढ़ियों से नीचे आती है लेकिन उसने बहुत अलग और पुराना सा ड्रेस पहना होता है जैसे किसी गुड़िया का। बाकी बच्चे हंसने लगते हैं। केट पूछती है, क्या तुम वाकई यह ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहती हो। एस्थर मुस्कुराकर कहती है, अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। केट उसे वैसे ही जाने देती है। स्कूल में उसकी टीचर उसका स्वागत करती है लेकिन कुछ बच्चे
बच्चे उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं। एस्थर कुछ नहीं कहती, बस शांत रहती है। उस दिन दोपहर में एस्थर और मैक्स जमे हुए झील पर खेलने जाती हैं। केट दूर से देखकर चिल्लाती है, वहाँ खेलना मना है। उसी समय डैनियल अपने दोस्तों के साथ पेंट बॉल गन से खेल रहा होता है और गलती से एक पक्षी को मार देता है। एस्थर और मैक्स उसके पास पहुंचते हैं। डैनियल परेशान होकर कहता है, मैंने इसे मारना नहीं चाहा था। एस्थर एक बड़ा पत्थर उठाती है और कहती है, इसे और तकलीफ मत होने दो। डैनियल मना करता है तो वो खुद पत्थर पटक देती है और पक्षी को मार देती है। वो पहली बार है जब मैक्स को एस्थर से डर लगने लगता है। बाद में एस्थर बात लेने जाती है। केट उसके कमरे में कपड़े रखने आती है, लेकिन उसे दराज में एक पुरानी बाइबल छुपी हुई मिलती है। वो उसे खोलती है। अंदर एक आदमी की तस्वीर रखी होती है। केट को पता नहीं चलता कि एस्थर बाथरूम के दरवाजे से उसे देख रही है। अगले दिन स्कूल में डैनियल के दोस्त एस्थर का मजाक उड़ाते हैं। डैनियल खुद भी गुस्से में उसकी किताबें गिरा देता है। जब वो उन्हें उठाने झुकती है तो दूसरी लड़की उसकी बाइबल देख लेती है। लड़की बाइबल पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एस्थर उसे खींच लेती है। लड़की कहती है, तू कुत्ते जैसी लगती है, और उसका गला पकड़ने लगती है। एस्थर जोर से चीखती है। बाद में केट उसे पियानो सिखा रही होती है। वो प्यार से पूछती है, स्कूल में जो हुआ उस बारे में बताना चाहोगी? एस्थर चुप रहती है और सिर झुका लेती है। केट उसे एक स्क्रैप बुक देती है जिसमें वो उसके लिए यादें भरना चाहती है। एस्थर पूछती है, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था? केट धीरे से कहती है, वो अब हमारे साथ नहीं है, और उसे दिखाती है वो जगह जहाँ उन्होंने उसकी राख को गुलाबों में बिखेरा था। रात में जब केट और जॉन सोचते हैं कि बच्चे सो गए हैं, वो किचन में एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी एस्थर अचानक वहाँ आ जाती है। अगली सुबह केट उससे इस बारे में बात करती है। एस्थर बिल्कुल ठंडे चेहरे से कहती है, मुझे सब पता है, और फिर गाली देती है। केट हैरान रह जाती है। बाद में केट और जॉन आपस में बात करते हैं। केट कहती है, हमें उसे किसी थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। जॉन जवाब देता है, एक बच्चे ने बस एक गाली दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है। कुछ दिन बाद जॉन दोनों लड़कियों को पार्क ले जाता है। वो झूले पर बैठे होते हैं। तभी एक पड़ोसन आकर जॉन से बात करने लगती है। उधर स्कूल की वो लड़की जो एस्थर से डरती थी पार्क में आ जाती है। वो खेल के किले प्ले कैसल में जाती है। तभी एस्थर धीरे से पीछे से आती है और अचानक उसे जोर से धक्का दे देती है। लड़की फिसलकर नीचे गिरती है और उसकी टांग टूट जाती है। मैक्स ये सब देख लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। रात के खाने पर जॉन पूछता है, एस्थर क्या तुमने उस लड़की को धक्का दिया? एस्थर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और मासूम चेहरा बनाती है। मैक्स डर के मारे बस सिर हिलाती है। एस्थर की प्रार्थना सबको छू जाती है। वो साइन लैंग्वेज में प्रार्थना करती है और डैनियल को घूरती है। डैनियल उसे चिढ़ाने लगता है और केट उसे डांट देती है। वो गुस्से में बाहर चला जाता है। जॉन कहता है, अब से ट्री हाउस पर ताला लगेगा। उसी रात जब केट और लड़कियां बाहर खरीदारी पर होती हैं, उन्हें सिस्टर एबिगेल का फोन आता है। एस्थर बात करने से मना कर देती है तो केट खुद फोन लेकर बात करती है और साइड में चली जाती है। लेकिन मैक्स जो होंठ पढ़ सकती है सब समझ जाती है और सारा कुछ एस्थर को बता देती है। उस रात एस्थर पियानो पर बैठकर एकदम परफेक्ट बजाने लगती है। केट हैरान होकर पूछती है, तुमने कहा था तुम्हें पियानो बजाना नहीं आता? एस्थर मुस्कुराती है और कहती है, मैंने झूठ बोला था आपके लिए। रात को केट और जॉन की फिर बहस होती है एस्थर के बारे में। जॉन गुस्से में कहता है, तुम हमेशा हर चीज का दोष उसी पर डालती हो। दूसरे कमरे में एस्थर सब सुनती है और मुस्कुराती है। एक दिन सिस्टर एबिगेल उनके घर आती है। वो केट और जॉन से बैठकर गंभीर बात करती है। वो कहती है, मुझे लगता है एस्थर के साथ कुछ गड़बड़ है। वो बताती है कि पहले भी कुछ बच्चों के साथ अजीब हादसे हुए थे जब वो एस्थर के आसपास थी। एस्थर ऊपर के कमरे से सब सुन लेती है। वो मैक्स के पास जाती है और कहती है, हमें उस बुरी औरत को रोकना होगा, वो मुझे यहाँ से ले जाएगी। मैक्स डर जाती है लेकिन एस्थर उसे मदद करने के लिए मजबूर करती है। उधर केट को लगने लगता है कि शायद सिस्टर एबिगेल सही कह रही है, पर जॉन अब भी कहता है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। आखिर में केट कहती है, हमें उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए। जॉन मन मारकर मान जाता है। उसी शाम एस्थर मैक्स से कहती है, ट्री हाउस की चाबी लाओ। मैक्स डरते हुए चाबी ले आती है लेकिन एस्थर उस चाबी से जॉन की तिजोरी खोलती है। वो एक पिस्तौल निकालती है, उसमें से सारी गोलियां निकाल देती है, बस एक छोड़कर। फिर वो मजाक में पिस्तौल मैक्स की तरफ तानती है। मैक्स रोने लगती है लेकिन एस्थर ठंडी मुस्कान देती है। अब देखो कैसे डरते हैं लोग, वो धीरे से कहती है। अगले दिन सिस्टर एबिगेल अपनी कार में घर से निकलती है। एस्थर और मैक्स पास के पुल पर खड़े हैं। एस्थर कहती है, चलो उसे डरा देते हैं ताकि वो फिर कभी वापस ना आए। जैसे ही सिस्टर एबिगेल की कार आती है, एस्थर मैक्स को जोर से सड़क पर धक्का दे देती है। एबिगेल अचानक ब्रेक लगाती है और कार पेड़ से टकरा जाती है। मैक्स जमीन पर रोती है और एस्थर दौड़कर कार के पास जाती है। सिस्टर बाहर निकलती है और मैक्स को देखने झुकती है। तभी धड़ाम, एस्थर उसके सिर पर हथौड़ा मारती है। वो जमीन पर गिर जाती है लेकिन अभी जिंदा है। एस्थर चिल्लाती है, उसे नीचे ले चलो। मैक्स कांपती हुई मदद करती है। दोनों उसे सड़क से हटाकर किनारे करते हैं। एस्थर फिर से हथौड़ा उठाती है और बार बार मारती है जब तक सिस्टर हिलना बंद ना कर दे। फिर वो खून से सनी ड्रेस लेकर ट्री हाउस में जाती है।
वो वहाँ अपने कपड़े और हथौड़ा छुपा देती है। फिर मैक्स की तरफ झुककर कहती है, अगर तूने किसी को बताया तो पुलिस तुझे भी पकड़ लेगी। मैक्स रोने लगती है। एस्थर मुस्कुराती है, उसे गले लगाती है और फुसफुसाती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसी वक्त डैनियल दूर से ये सब देख लेता है। वो पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन एस्थर उसे भी देख लेती है। रात में एस्थर उसके कमरे में चुपके से जाती है, हाथ में एक छोटा चाकू स्कैलपेल लेकर। वो उसके पास झुककर कहती है, अगर तूने किसी को बताया तो अगला नंबर तेरा होगा। डैनियल डर के मारे बिस्तर में पेशाब कर देता है। अगले दिन केट और जॉन उसे थेरेपिस्ट डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाते हैं। बाहर एस्थर बैठी होती है। डॉक्टर कहती है, मुझे एस्थर में कोई दिक्कत नहीं दिखती, बल्कि वो कहती है शायद समस्या केट में है। उसे लगता है वो अच्छी माँ नहीं बन पाई। जॉन सिर हिलाता है, शायद तुम सही कह रही हो। केट को भरोसा नहीं होता, पर वो चुप रह जाती है। जब वो घर लौटते हैं तो फोन बजता है। वो अनाथालय से कॉल होती है। उन्हें बताया जाता है कि सिस्टर एबिगेल कल से गायब है। पुलिस जांच करती है और जल्द ही उसी सड़क के पास उसका शव मिल जाता है। एक पुलिस वाला घर आता है और कहता है, हमारे पास कोई संदिग्ध नहीं है। एस्थर ऊपर अपने कमरे में बैठी होती है, अकेली, एक्वेरियम की लाइट ऑन ऑफ करती हुई। हर बार लाइट जलती है, उसकी दीवार पर दिखता है एक डरावना पेंटिंग, पूरा घर, और उसमें हर कोई खून से रंगा हुआ। केट को अब डॉक्टर का कॉल आता है जो सार्न इंस्टीट्यूट से होता है। वो डॉक्टर बताता है कि उसने एस्थर को पहचान लिया है और तुरंत केट से कहता है, अपनी फैमिली को घर से बाहर निकालो और पुलिस को कॉल करो। वो बताता है कि एस्थर कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि उसे एक हार्मोन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो बस बच्ची जैसी दिखती है। असल में वो एक बड़ी औरत है। डॉक्टर कहता है कि वो इंस्टीट्यूट की सबसे खतरनाक मरीजों में से एक थी। जब डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते थे तो वो बेकाबू हो जाती थी। इसी वजह से उसके हाथों और गले पर निशान पड़ गए थे। डॉक्टर केट को बताता है कि एस्थर ने पहले भी कम से कम 7 लोगों की हत्या की है। केट बहुत घबरा जाती है और तुरंत घर जाने के लिए भागती है। वो सोच नहीं पा रही कि एस्थर ने सबको कैसे बेवकूफ बनाया। घर में इस बीच एस्थर अपने कमरे को तहस नहस कर देती है। वो अपना मेकअप उतारती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि एक बड़ी औरत है। जॉन ऊपर जाकर उसे देखने आता है और दीवारों पर उसके भयानक पेंटिंग्स देखता है। केट उसे कॉल करती रहती है, लेकिन तभी घर की बिजली चली जाती है और वो कॉल नहीं उठा पाता। केट पुलिस को कॉल करती है और पूरी स्पीड से घर की तरफ दौड़ती है। जॉन अब टॉर्च लेकर घर में घूमता है। अचानक एस्थर चाकू से जॉन पर हमला करती है। वो उसे घायल करती है, लेकिन जब देखती है कि वो अभी भी जिंदा है तो वो उसे बार बार चाकू मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। मैक्स ये सब देख लेती है और डर जाती है। एस्थर अब मैक्स के पीछे भागती है। केट गाड़ी चलाते हुए इतनी तेज जाती है कि उसकी कार घर में टकरा जाती है, लेकिन वो तुरंत ऊपर भागती है। वो जॉन को मरा हुआ देखती है और फिर समझ जाती है कि मैक्स खतरे में है। वो ऊपर भागती है, अपने कमरे में देखती है, लेकिन मैक्स वहाँ नहीं होती। फिर वो बाथरूम में जाती है, तभी एस्थर गन से उस पर फायर करती है। केट भागकर अपने कमरे में छिप जाती है। एस्थर उसे नहीं ढूंढ पाती क्योंकि वो खिड़की के बाहर छिपी होती है। मैक्स अब बगीचे में भाग जाती है और एस्थर उसके पीछे आ रही होती है। केट शीशे की छत से ये सब देख रही होती है। एस्थर फिर से गन चलाती है और मैक्स पर निशाना साधती है। मैक्स किसी तरह बच जाती है। तभी केट कांच की छत तोड़कर नीचे गिरती है और एस्थर के ऊपर आ गिरती है। थोड़ी देर बाद मैक्स बेहोश केट को जगाती है। केट उठती है, गन उठाती है और मैक्स को साथ लेकर बाहर भागती है। वो जंगल की तरफ निकल जाती है। पुलिस घर पहुंचती है और अंदर जाती है, लेकिन एस्थर वहां नहीं होती। अचानक एस्थर चाकू लेकर उनके पीछे भागती है। दोनों जमी हुई झील पर गिर जाती हैं और भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एस्थर पूरी ताकत से केट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक्स गन उठाती है और फायर करती है। गोलियां बर्फ तोड़ देती हैं और दोनों पानी में गिर जाती हैं। वे पानी में एक दूसरे से लड़ती हैं और आखिरकार केट किसी तरह एस्थर को काबू में कर लेती है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एस्थर फिर उसे पकड़ लेती है। एस्थर रोते हुए कहती है, मुझे मत जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन केट उसे लात मारकर फिर से बर्फ के नीचे गिरा देती है और इस बार एस्थर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।